डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे किसी से कम नहीं है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल से लेकर भाविना पाटिल, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ने भारतीय उम्मीदों को आसमान छुआ दिया। इन खिलाड़ियों ने ये भी दिखा दिया कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। पैरालंपिक खेलों में भारत के अब तक के सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए पदक दिलाने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। टोक्यो में हमारी उपलब्धि करोड़ों भारतीयों में जान फूंकने वाली तो है ही, ये सफलता लाखों दिव्यांगों में भी नई ऊर्जा भरने वाली है। देश में 3 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं। उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा के अवसरों का अभाव आत्मनिर्भर बनने के उनकी राह में बड़ी बाधा बनता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को मिली उपलब्धियां खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अच्छी शुरुआत है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण जीतने के करिश्माई प्रदर्शन ने 140 करोड़ भारतीयों में नया मंत्र फूंका है। इसके बाद पैरालंपिक खेलों की स्वर्णिम सफलता सरकार के सामने एक चुनौती भी है। खेलों में पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों की तारीफ करने भर से काम चलने वाला नहीं है। चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि दुनिया में आबादी में दूसरे नंबर वाला भारत खेलों में इतना पीछे क्यों है। हम पैरालंपिक से पहले संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में 48वें नंबर पर रहे थे। 1-2 करोड़ की आबादी वाले देश हमसे अधिक पदक कैसे जीत लेते हैं? इन सवालों का जवाब सरकार को तलाशना होगा। ये भी विचार करना होगा कि अगर छोटा राज्य हरियाणा खेलों में सफलता के झंडे गाड़ सकता है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पीछे क्यों है? सिर्फ ओलंपिक खेलों के समय ही खिलाड़ियों की चिंता क्यों की जाए? खेल दिवस पर रस्म अदायगी कितने सालों से निभाई जाती रही है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? खेलों में राजनेताओं की बढ़ती भूमिका पर भी विचार होना चाहिए। खेल संघों पर राजनेताओं ने कब्जा जमा रखा है। अच्छी प्रतिभाओं को तलाशने की जगह खेल संघ अपने परायों की राजनीति का अड्डा बनकर रह जाते हैं। राजनेताओं को चिंता खेलों के विकास की नहीं, अपने रुतबे की है। ऐसे में खेलों का विकास कैसे हो? ओलंपिक पैरालंपिक की सफलता को यदि और आगे पहुंचाना है तो खेलों के लिए समर्पित लोगों को आगे लाकर राजनीति को दूर करना होगा। तभी खेलों में भी अपेक्षित प्रगति संभव होगी। पाई पैरा चेंज। क्या जीने के लिए काम करना जरूरी है? उच्च आय वर्ग के 0.001% वाली श्रेणी पर गौर करें तो पाएंगे कि उनके परिवार अक्सर मेहनत मजदूरी वाले काम नहीं करते। वे जुटाई गई जमा पूंजी पर प्राप्त किराए की रकम से ही जीविकोपार्जन कर लेते हैं। केवल कुछ ही हैं जो अपने बलबूते पर संपन्न हुए हैं। बाकियों को यह विरासत में मिला है। ये जमींदार हैं। जब ट्रम्प्स जैसों को
विरासत में मिली धन संपदा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, फिर गरीब की ऐसी इच्छा पर सवाल क्यों? कोरोना महामारी से सबक मिला है कि ऐसे वक्त में किसान, स्वच्छता कर्मी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत ज़मींदारों से ज़्यादा है। फिर भी उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। आवश्यक सेवाओं में जुटे वेतनभोगी वर्ग की तुलना में ऐसा वर्ग जो वेतन पर निर्भर रहता है, अजीब बात है कि काम न करने वाला वर्ग ही कामकाजी वर्ग को कार्य सिद्धांतों का उपदेश देता है। वे आसानी से कह देते हैं कि गरीब आलसी होते हैं। इस विडंबना को स्वीकार किया गया है। मार्क्स ने पूंजीपतियों के खिलाफ सर्वहारा समाज की क्रांति यानी साम्यवाद का समर्थन किया, पर स्वामित्व को सामूहिक कर देने से मार्क्सवादी लेनिनवाद ने राज्यों को निरंकुश बना दिया। उस वक्त विडंबना का हल साम्यवाद नहीं है, यह हमने अतीत से सीखा है। एक दशक में असमानता की समस्या से निपटने के लिए नए विचार उभरे हैं। पहला विचार है सामुदायिक सहायता। यह समाज का आवश्यक स्तंभ है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसके बावजूद समुदाय कमजोर वर्ग की सीमित तरीकों से ही मदद कर सकते हैं। अधिकांश भारतीय आपात स्थिति में फंड नहीं जुटा पाते और जो ऐसा कर पाते हैं उनमें से आधे ऐसा परिवार व मित्रों के दम पर ही कर पाते हैं। समस्या यह है कि गरीबों के पास गरीब समुदाय होता है और समृद्ध लोगों के पास समृद्ध समुदाय। दूसरा विचार है सार्वभौमिक मूलभूत आय। इसके तहत हर व्यक्ति को प्रति माह इतनी धनराशि देना प्रस्तावित होता है कि वह अपना गुजारा कर सके, फिर चाहे वह काम करे या नहीं। लेकिन इसमें लोगों के सरकार पर आश्रित होने की आशंका रहती है। यूबीआई अधिकार नहीं, मात्र वितरित राशि है और तभी तक जब तक सरकार चाहे। मूलभूत समस्या का हल यह भी नहीं है। दरअसल असमानता का मूल कारण आय नहीं, संपन्नता है। ज़रूरत एक कदम आगे बढ़कर सोचने की है और यह रास्ता है सार्वभौमिक मूलभूत संपत्ति का। हमें ऐसी स्थिति बनाने की ज़रूरत है कि किसी को सिर्फ इस वजह से काम न करना पड़े कि उन्हें किराया चुकाना है। बिल चुकाने के लिए काम करना एक प्रकार की वेतनभोगी गुलामी है। ज़रूरत है व्यक्तिगत प्रभुता के विकास की, जहां नागरिकों का एक संपत्ति या संपदा पर अधिकार हो जिसके बल पर वे अपना जीवन चला सकें। मूलभूत संपत्ति के विचार का आधार समाज या सरकार की ओर से बिना शर्त 3 सामाजिक उपहार हो सकते हैं: बुनियादी घर, राष्ट्रीय बाल्यावस्था कोष में जमा की गई राशि तक पहुंच, आपात फंडिंग जो विकट परिस्थितियों और गंभीर स्वास्थ्य संकट के समय काम आए। ये तीनों उपहार लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं। सिंगापुर सबको आवास का लक्ष्य पूरा करने के करीब है। बच्चों को बिना शर्त आधारभूत आय देना जो उन्हें वयस्क होने पर मिले बेहतर उपाय है और इसे वहन करना आधारभूत आय, नकद स्थानांतरण व सब्सिडी से ज़्यादा आसान है। इसी प्रकार बीमित आपात स्वास्थ्य फंड लाखों लोगों को सुरक्षित जीवन
दे सकता है। ये उपाय लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, विशेषकर सबसे गरीब तबके को, और हम सभी को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। स्टॉप।